नमस्कार। गणित की दुनिया में ना कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में बस जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही फेमस प्रमेय की जड़ों तक जाएंगे जिसकी कहानी शायद उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी हमें स्कूल में बताई गई थी। हम सबने ये समीकरण राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए जरूर इस्तेमाल किया है कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। पर क्या कभी सोचा है कि ये नियम, ये आइडिया सबसे पहले खोजा किसने था? जवाब एकदम जुबान पर आता है, पाइथागोरस। लेकिन देखिए, इतिहास में ना अक्सर कई परतें होती हैं। क्या हो अगर ये कहानी पाइथागोरस से भी सदियों पुरानी निकले? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आमतौर पर इस थ्योरम का सारा क्रेडिट दिया जाता है प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस को, और उन्हीं के नाम पर इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। लेकिन आज हम वक्त में और भी पीछे जाने वाले हैं। चलिए अब अपनी नज़र यूनान से हटाकर जरा प्राचीन भारत की ओर ले चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां गणित के ज्ञान का एक बहुत ही पुराना, बहुत ही गहरा खजाना छिपा हुआ है। ये कोई मामूली कविता नहीं है, ये एक प्राचीन संस्कृत श्लोक है। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा गहरा गणितीय राज छिपा है जिसे जानकर हैरानी होगी। तो ये श्लोक लिया गया है बौधायन शुल्ब सूत्र से। अब कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथ पाइथागोरस के जन्म से भी लगभग 300 साल पुराना है। सोचिए, ये जो शुल्ब सूत्र थे ना, इनमें असल में यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए बहुत ही सटीक ज्यामितीय निर्देश दिए होते थे, क्योंकि वैदिक रीति रिवाजों में वेदी का आकार और माप उसे ब्रह्मांड की व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था। और जानते हैं उस मुश्किल से श्लोक का आसान सा मतलब क्या है? बस यही कि एक रेक्टेंगल में डायगोनल पर बने स्क्वायर का एरिया उसकी लंबाई और चौड़ाई पर बने स्क्वायर्स के एरिया के जोड़ के बराबर होता है। अरे ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। बात सिर्फ प्रमेय की खोज तक ही नहीं रुकी। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने तो उन खास नंबरों के सेट भी खोज निकाले थे जो इस नियम पर एकदम परफेक्ट बैठते थे, ताकि वेदियों का निर्माण बिना किसी भी गलती के एकदम सटीक हो सके। चलिए आगे देखते हैं कि ये सब कैसे होता था। बड़ी दिलचस्प बात है कि होल नंबर्स के ऐसे सेट्स जैसे कि 3, 4 और 5, जहां 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, उन्हें उन पुराने ग्रंथों में बोधायन संख्याएं कहा गया है। और आज की मैथ्स में हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यहाँ देख सकते हैं कि ग्रंथों में ऐसे कई ट्रिपलेट्स के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 8, 15, 17। ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये गणित की एक गहरी समझ का पक्का सबूत था। जरा इस चित्र को देखिए, ये ज्योमेट्री को नंबर से जोड़ता है। यहाँ एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका बेस 15 है, परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज 17 है। ये हमारी टेबल में दिए गए एक ट्रिपलेट का एकदम सटीक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे नंबर सिर्फ अंदाजा लगाकर या ट्राई कर करके खोजे गए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन गणितज्ञों के पास इन नंबरों को बनाने का एक पूरा सिस्टम था, एक तरीका था। उन ग्रंथों में सिर्फ इन नंबरों की लिस्ट ही नहीं है, बल्कि उन्हें पैदा करने के फॉर्मूले भी दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ मिसालों को नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे पैटर्न को समझते थे। चलिए एक तरीके पे नजर डालते हैं। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, m और n। मान लेते हैं m है 3 और n है 2। ठीक है, तो पहली साइड होगी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो हो गया 5, दूसरी साइड होगी 2mn जो हो गया 12, और हाइपोटेन्यूज होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी 13। और ये लीजिए, हमें मिल गया एक नया बौधायन ट्रिपलेट 5, 12, 13। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें गणित के इतिहास को एक ज्यादा बड़े, एक ग्लोबल नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है बोधायन शुल्ब सूत्र, जो है करीब 800 ईसा पूर्व का, और दाईं तरफ है पाइथागोरस, जो कई सदियों बाद आए। दोनों का ही योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें इतिहास की एक अलग ही कहानी दिखाती है। यहाँ असली मुद्दा ये साबित करना नहीं है कि कौन पहले था, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान और खोज किसी एक संस्कृति या देश की जागीर नहीं है। ये तो इंसानी दिमाग की जिज्ञासा का एक यूनिवर्सल गुण है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, कि महान विचार दुनिया के अलग अलग कोनों में एक दूसरे से आज़ाद होकर भी पनप सकते हैं।
दूसरी कि हमें प्राचीन ज्ञान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। और तीसरी कि इतिहास हमेशा उतना सीधा साधा नहीं होता जितना लगता है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे आज के मॉडर्न ज्ञान में और कितने ऐसे आइडियाज छिपे हो सकते हैं जिनकी जड़ें सदियों पुराने ग्रंथों और सभ्यताओं में दबी हों। लगता है खोज अभी बाकी है।